दिल्ली में छठ पूजा पर जारी सियासी घमासान के बीच ही यमुना में झाग के मुद्दे ने भी तूल पकड़ लिया। कैराना पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पीड़ितों से मुलाकात की जो लंबे समय बाद अपने घर लौटे। रफाल सौदे के मुद्दे पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फ्रांस की एक पत्रिका में छपा लेख ट्वीट कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली के उपहार सिनेमाघर केस में सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7-7 साल की सजा के साथ 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने एंटीलिया के आसपास नाकेबंदी कर दी है और पहरा इतना बढ़ा दिया कि परिंदा भी पर न मार पाए। मुंबई से यह खबर आ रही है। खबर है कि पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया जिसमें उसने बताया कि एक दाढ़ी वाले शख्स ने उससे एंटीलिया का पता पूछा था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके साथ एक और शख्स भी था और वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने यह जानकारी भी दी कि उनके पास एक बैग भी था। पुलिस टैक्सी ड्राइवर की इसी जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है और वो उसके बताए गए हुलिये के हिसाब से उनका स्केच बनवाने वाली है। पुलिस ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है। टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर उस गाड़ी को भी खोजा जा रहा है जिसमें दोनों संदिग्ध आए थे। इसके लिए परिवहन विभाग से संपर्क भी किया गया, लेकिन गाड़ी का नंबर पता नहीं चल पा रहा है। विवेक और इस पर जानकारी दे रहे हैं। विवेक, अब क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिरकार जो वैगन आर है उसको तलाश की जाए और 2 संदिग्ध जो कार में मौजूद थे उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार जो 2 लोग थे जो संदिग्ध रूप में थे वो एंटीलिया का पता क्यों पूछ रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी मुंबई पुलिस के सामने चुनौती यह है कि जांच में पता चला है कि वो वैगन आर का जो कार का नंबर है वो फर्जी था। अब ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार कार का नंबर प्लेट फर्जी क्यों था। तो यही वजह है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीमें भी अब इस पूरे मामले में जांच में इन्वॉल्व हो गई हैं और जांच कर रही है कि आखिरकार जो 2 लोग थे वो कौन लोग थे और किस वजह से वो लोग एंटीलिया का पता पूछ रहे थे। मतलब साफ है कि मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर बेहद गंभीर इसलिए है, जैसे ही खबर मिली पूरा विभाग एक्टिव हो गया और मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही एंटीलिया के आसपास नाकेबंदी कर दी गई है और पहरा इतना बढ़ा दिया गया कि परिंदा भी पर न मार पाए। खबर है कि पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया जिसमें उसने बताया कि एक दाढ़ी वाले शख्स ने उससे एंटीलिया का पता पूछा था। आगे उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके साथ एक और शख्स भी था और वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। बताया गया कि टैक्सी ड्राइवर ने यह जानकारी भी दी कि उनके पास एक बैग भी था। लिहाजा पुलिस टैक्सी ड्राइवर की इसी जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है और वो उसके बताए गए हुलिये के हिसाब से उनका स्केच बनवाने वाली है। पुलिस ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है। साथ ही टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर उस गाड़ी को भी खोजा जा रहा है जिसमें दोनों संदिग्ध आए थे, जिसके लिए परिवहन विभाग से संपर्क भी किया गया। गाड़ी का नंबर नहीं पता चल पा रहा। सौभाग्य की बात यह कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 8 महीने पहले एक संदिग्ध गाड़ी में जेलेटिन की रॉड और चिट्ठी मिली थी, जिसकी जांच के बाद मुंबई पुलिस में भी भूचाल सा आ गया था, क्योंकि उस मामले में साजिश के तार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे से जुड़े थे, जो अब भी जेल में है। और ऐसे में एंटीलिया के बारे में 2 संदिग्ध लोगों की बातचीत की जानकारी मिली तो मुंबई पुलिस बिना देरी किए एक्शन में आ गई। दिल्ली में छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाई। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान किया, लेकिन उन्होंने जिस पानी में डुबकी लगाई वो इतना गंदा हो चुका है कि उस पर केमिकल का झाग तैरता दिखा। सफेद रंग के इस झाग को दूर से देखकर लगा कि यमुना के पानी पर बर्फ तैर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह झाग यमुना नदी की गंदगी का सबूत है, जिसमें छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने डुबकी लगाई। झाग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। छठ घाट पर पूजा करने के लिए जब नहाने पहुंचे तो उन्हें इस झाग का सामना करना पड़ा। खुद श्रद्धालुओं ने माना कि उन्हें इस जहरीले पानी में मजबूरन नहाना पड़ा। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है। यमुना नदी में ये झाग पानी में अमोनिया नाम के खतरनाक केमिकल के बढ़ने की वजह से पैदा हुआ। वैसे तो पिछले कई दिन से नदी का यही हाल है, लेकिन छठ पर्व की वजह से यह मुद्दा जोर शोर से उठा, क्योंकि पर्व पर नदी में स्नान करने का खास महत्व होता है। इस बीच यमुना की गंदगी पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी नेता मनोज तिवारी खुद यमुना किनारे पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ नाव पर बैठकर नदी की हालत देखी, बल्कि थोड़ी देर बाद खुद उस पानी में उतर गए और राज्य की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। छठ का प्रतिबंध हटा
लेकिन यमुना जी प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही और उसने यमुना की हालत के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। दिल्ली में इस बार यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के द्वारका में छठ पूजा के लिए घाट बनाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम घाट बनाने पर सहमत नहीं था, जिसकी वजह से घाट बनाने के काम में देरी हुई। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा और दूसरे कार्यकर्ताओं ने तो वहां प्रदर्शन भी किया। इस बीच बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी वहां पहुंच गए और उन्होंने साफ कर दिया कि छठ पूजा के लिए द्वारका में घाट बन रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर छठ पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, एक तो ये दिल्ली में बैन लगाते हैं कि कोई छठ घाट नहीं मनाएगा, कोई हिंदू पर्व नहीं मनाएगा, फिर ये यहाँ पे आके ड्रामा करते हैं। जिसके बाद उनका आमना सामना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हो गया, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक ने छठ पूजा का घाट बनने का पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया। धरना का ये रिजल्ट है कि आज सांसद साहब को खुद आना पड़ा और यहाँ छठ की बात करनी पड़ी। द्वारका के सागरपुर दुर्गा पार्क में हर साल छठ मनाई जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि इस बार पार्क में पूजा के लिए बीजेपी शासित एमसीडी ने इसकी इजाजत नहीं दी। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली के लगभग 2 दर्जन नालों का गंदा पानी यमुना नदी में जाता है, जिसमें डिटर्जेंट और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल भी होता है, जिसकी जानकारी सभी जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को है, लेकिन रिपोर्ट मांगने और रिपोर्ट तैयार करने से आगे बात बढ़ती नहीं। जिसका नतीजा यह है कि अब तो कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में बारिश के मौसम में भी झाग की मोटी परत बन जाती है, जबकि आजकल तो बारिश बंद है और यमुना में पानी से ज्यादा झाग दिख रहा है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। यह अभ्यास रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ईरान के लड़ाकू विमान जबरदस्त बमबारी करते नजर आए। आसमान से इतना बारूद बरसाया गया कि वो वीरान रेगिस्तान थर्रा उठा। वहां का आसमान लड़ाकू विमानों की गरज से गूंज उठा। एक तरफ जहां विमानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं जमीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दागी गईं। अभ्यास में लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल किए गए, जो आसमान में अपना दमखम दिखाते नजर आए। ईरान के इस अभ्यास में जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों से हमला करने का अभ्यास किया गया। 100 बात की एक बात यह कि ईरान की सेना, नौसेना और वायुसेना का यह सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की सेना ने हॉर्मुज की खाड़ी पर हमले और दुश्मन के हमले से बचाव की प्रैक्टिस भी की। और यह वही इलाका है जहां पिछले हफ्ते अमेरिका की नौसेना ने ईरान से वियतनाम जा रहे एक तेल टैंकर को रोका था। लिहाजा ईरान के इस युद्धाभ्यास को अमेरिका के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है, जिसके साथ इसी महीने के अंत में परमाणु समझौते के मुद्दे पर ईरान की बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। मुंबई के दहिसर इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शिवसेना की एक नेता के कार्यक्रम में कोरोना नियम चूर चूर हो गए। नदियों की अहमियत समझाने के लिए दहिसर रिवर फेस्ट नाम का यह कार्यक्रम हर साल दहिसर नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, और ठीक वैसे ही इस बार भी किया गया। लेकिन उसमें शामिल ये लोग भूल गए कि सबके लिए ठीक यही रहेगा कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर ही इसका हिस्सा बना जाए। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए बिना नाचते नजर आए। उन्होंने न सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ख्याल रखा और न ही मास्क पहनने का। वो किसी चीज में व्यस्त दिखे तो वो थी सिर्फ नाच गाना। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली शिवसेना नेता शीतल म्हात्रे खुद भी मास्क लगाए नजर नहीं आई। 100 बात की एक बात यह कि मुंबई में दहिसर को अब लोग एक मोहल्ले के तौर पर ही जानते हैं, जबकि दहिसर वहां की 12 किलोमीटर लंबी नदी है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन अतिक्रमण और गंदगी की वजह से दहिसर नदी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी डरावनी सूरत लोगों ने 2005 की बाढ़ में देखी थी, जब बादल फटने से उफनाई दहिसर नदी ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। और उसी के बाद दहिसर नदी को साफ सुथरा बनाने का ख्याल आया, जिसके लिए दहिसर फेस्ट आयोजित किया गया। लेकिन नदी को बचाने की होड़ में कोरोना से बचाव के नियम किसी को याद नहीं रहे।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर शुरू हुआ सियासी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद से बीजेपी राज्यों की सरकारों पर वैट घटाने के लिए दबाव बना रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ इसी मुद्दे पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी दफ्तर के बाहर कोलकाता में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता एक विरोध मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया गया। काफी देर तक धक्का मुक्की चली, लेकिन बीजेपी नेताओं को मार्च निकालने की इजाजत नहीं मिली। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही आग जलाकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला। लोगों का परेशानी को लेकर आपको इतना चिंता है तो आप भी कम करके दिखाइए, नहीं तो हम सोचे केवल राजनीति ही करते हैं। दूसरी तरफ बंगाल की विधानसभा में भी इस मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक तख्तियां लेकर विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा विधानसभा में दाखिल होने से पहले भी बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कोई बदलाव नहीं किया है। सौभाग्य की बात है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए सभी विपक्षी दल अब तक बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर थे और पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी इस मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन कर चुकी थी। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और बीजेपी की राज्य सरकारों ने भी वैट कम कर दिए, तो बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिला और उसके कार्यकर्ता दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों को घेरने के लिए सड़क पर उतर आए। लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन पर कई नेताओं ने बधाई दी। लाल कृष्ण आडवाणी 94 साल के हो गए। इस मौके पर पीएम मोदी समेत कई नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय समुदाय के साथ लंदन में दिवाली मनाई और मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उनके साथ वहां की गृह मंत्री और भारतीय मूल की प्रीति पटेल भी मौजूद रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा कि क्यों न ऐसी महिलाओं के रहने का इंतजाम किया जाए जो महिलाएं अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। एक याचिका में ये दलील दी गई कि ऐसी शिकायत करने वाली कई महिलाओं के पास रहने और खाने तक की व्यवस्था नहीं होती। यही नहीं, कई बार मायके से भी पूरी मदद नहीं मिल पाती। ऐसे में इन महिलाओं को बेघर होना पड़ता है। अदालत ने इसी याचिका पर सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। यूपी के सोनभद्र में वन विभाग की एक टीम ने खेतों में घूम रहे एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि इस तेंदुए की आंखों में कुछ खराबी है। T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 72 रन से हरा दिया। इसी के साथ पाकिस्तान ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ सबसे ऊपर रहा। इसी ग्रुप से पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बिहार की शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाला है। वीडियो के सामने आते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार को सुशासन याद दिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वीडियो एक कार्यक्रम का है जिसमें स्टेज पर डांस चलता दिखा। स्टेज के ठीक सामने एक आदमी हाथ में एक बोतल लेकर बैठा दिखाई दिया। गाना खत्म होने ही वाला था कि बोतल लेकर बैठा शख्स खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगा। आयोजकों से अपील हुई कि गाना खत्म न किया जाए, इसलिए एक आखिरी गाना चलाने का फैसला लिया गया। विवाद इसलिए है क्योंकि ये वीडियो शराबबंदी वाले राज्य बिहार का है। बोतल पकड़े शख्स के ठीक बराबर वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति विवाद के केंद्र में है, क्योंकि वो हैं राज्य में सरकार चला रही जेडीयू के नेता नूनू सिंह, जो बिहार के लखीसराय की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इसलिए विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की। ये लोग अपने चेला चपाटियों के साथ सत्ता के संरक्षण में इस कानून का, इस शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाते हुए नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन नूनू सिंह को तो वीडियो में ही खोट दिखने लगा। उसमें कोई दम नहीं है। वह वीडियो हम देख रहे हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उस वीडियो में कोई स्पष्ट फिगर है नहीं। नूनू सिंह दावा कर रहे हैं कि वीडियो इंटरनेट पर डालने वाले आरजेडी के नेताओं के खिलाफ वो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। सौभाग्य की बात है कि रामशंकर शर्मा और नूनू सिंह लखीसराय के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और इस बार भी जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके इलाके में वोटिंग अभी नहीं हुई। जिनका शराब की बोतल लिए युवक के साथ वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुआ जब पश्चिम बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर राजनीति पहले से गरमाई हुई। लिहाजा कांग्रेस और आरजेडी ने इस वायरल वीडियो के नाम पर जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पर हमला बोल दिया, क्योंकि नूनू सिंह को उनका खास माना जाता है, जबकि नूनू सिंह वीडियो को असली मानने के लिए ही तैयार नहीं है और ना ही कोई ये बता पा रहा है कि ये वीडियो कब का है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी इतनी बढ़ा दी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। सर्दी की शुरुआत में पराली जलाने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग छाया हुआ, जो दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद बढ़ गया और दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटू हो गई। दिल्ली के मयूर विहार और वहां के दूसरे कई इलाकों को तो स्मॉग की चादर ने ऐसा ढका कि सांस लेना मुहाल हो गया।
वहाँ इतनी गहरी धुंध छाई कि दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। आपको दिखाते हैं मयूर विहार की, ये मयूर विहार के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर आपको घना स्मॉग नजर आएगा। यही हाल आनंद विहार और इंडिया गेट के आसपास भी रहा। एनसीआर में भी जहरीली हवा ने लोगों को परेशान किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, हर जगह प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। ऐसे में जो लोग घर से निकले वो जहरीली हवा से जूझते रहे। तो आई इरिटेशन बहुत होती है पॉल्यूशन की वजह से, और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम रहती है काफी, तो ये पहनना पड़ता है हमको। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक स्मॉग ऐसे ही छाया रह सकता है। सुबह 9 बजे दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा और आनंद विहार, रोहिणी और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के आईटीओ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 तक पहुंच गया। तो वहीं एयरपोर्ट के आसपास और लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में हर साल दिवाली के बाद धुएं और धूल भरी हवा दम घुटती है, जिसके लिए आतिशबाजी और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और राजस्थान में पराली जलाने को जिम्मेदार बताया जाता है। जबकि इस साल तो पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने का दावा किया जा रहा है, जबकि दिवाली पर पटाखे भी कम जले। फिर भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया, जो अब तभी सुधरेगा जब तेज हवा चले या फिर बारिश हो, जिसकी संभावना अभी 4-5 दिन तो नजर नहीं आ रही। इंग्लैंड के डॉर्सेट में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा हुआ। ब्रिटेन में हर साल बॉनफायर नाइट मनाई जाती है, जिसमें जबरदस्त आतिशबाजी होती, लेकिन डॉर्सेट में पटाखों से भरे एक ट्रक ने आग पकड़ ली और फिर इतने धमाके हुए कि खुशी के मौके पर लोग बुरी तरह दहल उठे। जिसके सामने आए वीडियो में पहले तो ट्रक से रॉकेट आसमान में छूटते दिखे और फिर ऐसा लगा जैसे उससे पटाखों का फव्वारा ही फूट गया हो। इसके बाद तो धमाकों की ऐसी झड़ी लगी कि जश्न में डूबे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इतने पटाखे फूटे कि अच्छा भला ट्रक किसी चिता की तरह जलता दिखा। करीब 3 मिनट तक ट्रक में रखे पटाखे हुड़दंग मचाते रहे, उसके बाद जाकर आग को बुझाया जा सका। बताया गया कि बॉनफायर नाइट पर सैकड़ों लोग आतिशबाजी देखने के लिए जुटे थे, लेकिन तभी एक पटाखा ट्रक पर जा गिरा और उसके अंदर पटाखों में विस्फोट हो गया। सौभाग्य की बात है कि ब्रिटेन में 416 साल पहले वहां के राजा को एक कट्टरपंथी ने मारने की साजिश रची थी, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उड़ाने के लिए उसने जो बारूद जुटाया था उसमें आग लगने से गाय फॉक्स नाम का वो आदमी खुद मारा गया। और उसी घटना का जश्न ब्रिटेन में हर साल 5 नवंबर को लोग आग जलाकर और आतिशबाजी करके मनाते हैं। लेकिन इस बार इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में इस उत्सव के लिए आतिशबाजी का जो सामान मंगाया गया था उसमें हादसा हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के एक जवान पर अपने ही साथियों की जान लेने का आरोप लगा। जवान की ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले तेलंगाना के भद्राचलम उपचार केंद्र ले जाया गया और फिर प्राथमिक इलाज के बाद घायलों की हालत को देखते हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रायपुर भेज दिया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई गई। गोलीबारी की घटना मरेगोड़ा थाना इलाके में लिंगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में हुई। साथियों पर गोली चलाने के आरोपी सिपाही का नाम रितेश रंजन है। अब तक की पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक बैरक में सिपाही रितेश रंजन से उसके साथी हंसी मजाक किया करते थे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़के करीब 3 बजे जब उसके साथी नींद में थे, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की चपेट में 7 जवान आ गए, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हंसी मजाक में इस तरीके से ये मानसिक शायद अवसाद की स्थिति में आया होगा। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया, जबकि सीआरपीएफ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। सौभाग्य की एक बात है कि सीआरपीएफ के जवानों को नक्सल और आतंकवाद से लड़ने के मोर्चे पर भेजा जाता है, जहां हर पल मौत का खतरा होता है और घर परिवार से दूर कैंप में रहने की वजह से उनका हर पल मानसिक तनाव में गुजरता है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में और बढ़ जाता है, क्योंकि सीआरपीएफ के कैंप भी वहां घने जंगलों में हैं, जहां जवान अपने घर वालों से फोन पर बात भी नहीं कर पाते और कुछ तो इतने मानसिक तनाव से घिर जाते हैं कि साथी जवानों का हंसी मजाक भी उन्हें गुस्से में पागल बना देता है, जिसकी वजह से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में ही एक सीआरपीएफ जवान ने अपने 6 साथियों की जान ले ली थी और इस बार भी सीआरपीएफ के अधिकारी भावनात्मक तनाव को ही घटना की वजह मान रहे हैं। पंजाब के डिप्टी सीएम के दामाद को बड़ा पद देने पर घमासान छिड़ गया। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक सुर में हमला किया और परिवारवाद का आरोप लगाया। वैसे बड़ी यह बेशर्मी वाली गल है कि जिहड़ी सरकार घर घर नौकरी का वादा करके पंजाब के लोगों नाल आई होवे, जदों पहले वाले मुख्य मंत्री सूबे भी ही कुछ चलता रहा।
लेकिन कांग्रेस ने योग्यता की दलील देकर इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। किसी का भी रिश्तेदार हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अयोग्य हो जाए। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले पर पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हरियाणा की रोहतक जेल में गुरमीत राम रहीम से पूछताछ की। पेटीएम का आईपीओ खुल गया और उसके एक शेयर की कीमत अभी 2080 से 2150 रुपए रखी गई। ये आईपीओ 10 नवंबर को बंद होगा। मशहूर डांसर सितारा देवी की जिंदगी पर फिल्म बनाई जाएगी। उनकी 101वीं जयंती पर फिल्म निर्माता राज सी आनंद ने इसका ऐलान किया। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक तरफ जहां पूर्वांचल की जनता के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है, तो वहीं देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा योगदान साबित होने वाला है। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को इस पर उतारा जा सके। ये हवाई पट्टी सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर में बनाई गई है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम पार्ट है, लगभग 110 किलोमीटर है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो कि एयरफोर्स यूज कर सकती है वो है। तमिलनाडु के चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए। बताया गया कि वहां 2015 के बाद इतनी बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा। क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें ही दिखना बंद हो गईं। गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। पानी भरने से लोग घरों में ही कैद हो गए। जिनके लिए बाहर निकलना मजबूरी थी, वो भी घुटने भर पानी से होकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचे। For the past 3 days, it's difficult for us to get the essential items like milk, everything. If we go to some other shops also, that's not available. शहर के निचले इलाकों में तो हालात और भी खराब दिखे। वहाँ कुछ जगहों पर 4-5 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास तो नहरों में तब्दील हो गए। इतना पानी भर गया कि उन्हें बंद करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख राहत बचाव की टीमों को लोगों की मदद के लिए मैदान में उतार दिया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद भी सड़कों पर उतरे और हालात का जायजा लिया, ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस दौरान वो उन इलाकों में भी पहुंचे जहां हालात सबसे खराब बताए गए। इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन भारी बारिश की आशंका जताई और लोगों से सावधान रहने की अपील की। 10 तारीख और 11 तारीख को तमिलनाडु और राजधानी साउथ आंध्र प्रदेश में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है। सिर्फ चेन्नई नहीं, पुदुचेरी भी मौसम की मार से बेहाल नजर आया। वहां भी लगातार भारी बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया और सड़कें नहरों की तरह दिखने लगी। सौभाग्य की बात यह कि ठीक 6 साल पहले भी तमिलनाडु में आसमान से ऐसी ही आफत बरसी थी, जिसके बाद चेन्नई समेत कई इलाकों में बाढ़ की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और वही डर एक बार फिर लोगों को सता रहा है, क्योंकि एक दिन पहले चेन्नई में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई और मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। लखीमपुर कांड पर यूपी सरकार की जांच की निगरानी किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को दी जा सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मामले में यूपी के बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की निगरानी होनी चाहिए, जिसके लिए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रणजीत सिंह या राकेश कुमार के नाम का सुझाव दिया, जिस पर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी राय मांगी, जो राज्य सरकार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में देगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कुछ नया नहीं। लगे हाथ अदालत ने यूपी सरकार से फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर भी सवाल की। अफ्रीकी देश सूडान में तख्तापलट का विरोध कर रहे 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां सेना ने 25 अक्टूबर को तख्तापलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही वहां सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और इसी कड़ी में सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। राजधानी खर्तूम में एक बड़ा मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। लोकतंत्र की मांग कर रहे लोगों ने सेना को खुली चुनौती दी और जमकर आगजनी की। कई जगहों पर रास्तों को भी बंद कर दिया गया। सड़कों पर सेना की तैनाती थी, लेकिन उनकी परवाह किए बिना सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई। इस मार्च में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपने तीखे तेवरों से जता दिया कि वो सेना के शासन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। सौभाग्य की बात है कि सूडान में सेना की तानाशाही लौटने के बाद एक बार फिर उन्हीं लोगों ने आंदोलन की कमान संभाल ली है, जिनके सड़क पर उतरने के बाद वहां के तानाशाह उमर अल बशीर को 2 साल पहले सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 2 दिन पहले सूडान के लोकतंत्र समर्थकों के उसी संगठन के ऐलान के बाद वहां के टीचर शिक्षा मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे तो
तो सेना के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मानहानि के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब तलब किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नोटिस जारी किया और समीर वानखेड़े से जुड़े मानहानि केस में 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। ये याचिका समीर वानखेड़े के पिता ने दायर की थी। गुजरात के गांधीनगर में 3 बच्चियों के रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर इल्जाम है कि उसने रेप के बाद एक बच्ची की हत्या भी कर दी और उसने अपने गुनाह कबूल किए। हमें इसके लिए काफी एविडेंस भी मिले। आईटी और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे सेंसेक्स 478 अंक उछलकर 60,546 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 152 अंक चढ़कर 18,069 पर पहुंच गया। फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की ये फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होगी। असम के होजाई में जंगल की जमीन पर मौजूद अतिक्रमण को प्रशासन की टीम ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ हटा दिया। पिछली बार वहां कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। ऐसे में इस बार हालात न बिगड़े, इसके लिए कार्रवाई से पहले ही वहां सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहां मुस्तैद नजर आए। बाद में प्रशासन की टीमें वहां पहुंची और कब्जे हटाने का काम शुरू किया गया। सामने आई तस्वीरों में खुदाई करने वाली मशीन अतिक्रमण हटाती नजर आई। इस काम में हाथियों की मदद भी ली गई। कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले अनाउंसमेंट की गई और लोगों से इलाका खाली करने की अपील की गई। बताया गया कि प्रशासन के समझाने के बाद वहां रहने वाले ज्यादातर परिवारों ने इलाका खाली कर दिया, जो वहां से दूसरी जगहों की तरफ जाते दिखे। सौभाग्य की बात यह कि दरांग में जंगल की लगभग 1400 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करके लगभग 700 परिवारों ने अपना गांव बसा लिया था और गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर उसी जमीन को खाली कराने गई पुलिस के साथ 1.5 महीने पहले वहां बसे लोगों की हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद वहां सीआरपीएफ की 4 कंपनियां तैनात करके अतिक्रमण हटाना पड़ा। जिसकी जानकारी मिलने के बाद ज्यादातर लोग खुद ही अपना सामान समेट कर चले गए। दवा कंपनी जायडस कैडिला की बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई। कंपनी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 करोड़ कोरोना टीके के ऑर्डर उसे दिए हैं, जिसकी एक डोज की कीमत 265 रुपए होगी, जबकि टीके की एक खुराक को लगाने में इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेटर 93 रुपए का होगा। यानी इस वैक्सीन की 3 डोज के लिए अलग अलग एप्लीकेटर लगेंगे और सरकार जाइकोव डी नाम की इस वैक्सीन की 3 खुराक के लिए 1128 रुपए खर्च करेगी, जिसमें जीएसटी भी शामिल। जाइकोव डी की कीमत तय होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे वैक्सीनेशन अभियान में जल्द शामिल किया जाएगा और यह टीका 12 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को लगेगा। इस टीके की 3 डोज लगेंगी। पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी और 56 दिन बाद तीसरी। यूरोप के देश जॉर्जिया में 1 महीने से भी लंबे वक्त से जेल में भूख हड़ताल कर रहे पूर्व राष्ट्रपति को बाहर निकालने के लिए उनके हजारों समर्थकों और विपक्ष के नेताओं ने जेल के बाहर ही डेरा डाल दिया। पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली 2013 में जॉर्जिया छोड़कर चले गए थे। पिछले महीने की शुरुआत में वो लोकल चुनावों से ठीक पहले जॉर्जिया लौटे, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति रहते सत्ता के दुरुपयोग के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उसे राजनीतिक गिरफ्तारी बताते हुए मिखाइल साकाशविली ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ने की चिंता ने साकाशविली के समर्थकों की त्योरियां चढ़ा दी और वो उस जेल के बाहर जुट गए जहां पूर्व राष्ट्रपति बंद हैं। हाथों में साकाशविली की आजादी के नारे लिखी तख्तियां लहराकर जोर जोर से उनका नाम पुकारकर प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई की मांग करते नजर आए। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं तक जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में जेल के बाहर जुट गईं। कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों तक को लेकर प्रदर्शन में पहुंचे नजर आए। बताया गया कि जेल के अंदर चल रहे साकाशविली के अनशन के समर्थन में जेल के बाहर जुटे उनके कुछ समर्थकों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी और उन्हें जेल से तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग उठाई। इस बीच शांति से चल रहे प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए पुलिस ने जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मामला गर्मा गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा वो तो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में दिखे। रात होते ही उन्होंने जेल के बाहर ही तंबू गाड़ दिए। सौभाग्य की बात यह कि जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति साकाशविली लगातार 2 बार का कार्यकाल पूरा होने के बाद यूक्रेन चले गए थे, जो इस साल 1 अक्टूबर को लौटे, क्योंकि जॉर्जिया में जून 2019 से ही विपक्षी दल सरकार के इस्तीफे और नए चुनाव कराने के लिए आंदोलन छेड़े हुए थे। लेकिन जॉर्जिया लौटते ही साकाशविली को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वो भूख हड़ताल पर हैं और कमजोरी की वजह से 1 हफ्ते पहले उनको खून भी चढ़ाना पड़ा था। जिसकी खबर फैली तो पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक सड़क पर उतर आए
जो उनको जेल से रिहा करने और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के सूरत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर आग की लपटों से घिरी एक कार में अचानक धमाके होने लगे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने उस कार के हर एक हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग लगी तो वहां अफरा तफरी भी मच गई। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी कार में अचानक धमाके होने लगे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद देते हुए समुद्र के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, छठ पूजा मनाने वाले संगठनों को कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। बीएमसी ने ये कहा है कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, जिसके चलते समुद्र किनारे जो है छठ पूजा नहीं बनाई जा सकती है। बीएमसी ने समुद्र किनारे छठ पूजा मनाने की जगह अपने खर्च पर आर्टिफिशियल तालाब बनाने और फिर पूजा के बाद उन्हें भरने के निर्देश दिए, जिससे मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ गुरुवार का मार्केट लगता है, इतना भीड़ होता है, तब कोरोना नहीं फैलता है, और आज का पूजा के लिए कोरोना होगा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ के मानहानि का केस कर दिया, जिस पर कुछ घंटों बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ घंटों बाद सुनवाई होगी। इस दौरान यूपी सरकार इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को देगी। बिहार के हाजीपुर में जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान वहां कई राउंड फायरिंग और बमबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की एसआईटी सभी आरोपियों से फिर पूछताछ करेगी। समीर वानखेड़े के हटने के बाद एसआईटी हेड संजय सिंह और उनकी टीम इस मामले की जांच में जुटी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने डीलक्स ट्रेन सेवा के तहत श्री रामायण यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ये ट्रेन अयोध्या, काशी, सीतामढ़ी समेत कई धार्मिक जगहों पर जाएगी। इसमें जो यात्री हैं वो एक प्रभु राम से जुड़ी तमाम धार्मिक यात्रा का सुखद अनुभव ले सकेंगे। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट की मरम्मत को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने बताया कि जब वो लोग एक दिन पहले छठ घाट की मरम्मत के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया। जब कल यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुंचे तो मेयर साहब यहाँ पहुंचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। साउथ एमसीडी के मेयर के इस फैसले से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहाँ पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गयी। विनय मिश्रा धरने पर है कल से और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इजाजत अगर मिली तो ठीक है और अगर नहीं मिली तो सारा सामान कुदाल वगैरह लेकर आए हैं, इसी पार्क में यहाँ छठ मनाया जाएगा। लेकिन साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्या ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस छठ घाट पे रोक रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि विदेशों से मिली रकम के बारे में हुई पूछताछ में सही जानकारी न देने पर उसकी गिरफ्तारी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 12 ट्वीट कर राज्य में अपनी ही सरकार को घेर लिया। सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेरते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। एक दिन पहले एपीएस देओल ने सिद्धू पर काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया था। ईडी के बाद सीबीआई अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की तैयारी में है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीबीआई ने इसी साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं हाल ही में इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी है और अब तक इस खतरनाक बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई, जिनमें 3 एयरफोर्स के कर्मचारी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कानपुर में जीका वायरस के 10 नए मरीज सामने आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के 6 आतंकियों को भी बरी कर दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 13 लोग भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
छठ पूजा के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी की सख्ती से लोग नाराज हो गए। बीएमसी ने कोरोना का हवाला देते हुए समुद्र के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, छठ पूजा मनाने वाले संगठनों को कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। बीएमसी ने ये कहा है कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, जिसके चलते समुद्र किनारे जो है छठ पूजा नहीं बनाई जा सकती है। बीएमसी ने समुद्र किनारे छठ पूजा मनाने की जगह अपने खर्च पर आर्टिफिशियल तालाब बनाने और फिर पूजा के बाद उन्हें भरने के निर्देश दिए, जिससे मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ गुरुवार का मार्केट लगता है, इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, तब कोरोना नहीं फैलता है। और आज का पूजा के लिए कोरोना होगा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ के मानहानि का केस। गुजरात के सूरत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर आग की लपटों से घिरी एक कार में अचानक धमाके होने लगे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने उस कार के हर एक हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग लगी तो वहां अफरा तफरी भी मच गई। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी कार में अचानक धमाके होने लगे। धमाके भी 1-2 बार नहीं हुए, कई बार विस्फोट हुए। पहले धमाके से घबराकर जो लोग तितर बितर हुए, उन्होंने बाकी को भी आगाह किया। धमाके के बाद कार के आसपास किसी को भटकने तक नहीं दिया गया। गाड़ियों का आना जाना उस रास्ते से रोक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बुझाने की कोशिश तेज कर दी। उनकी मेहनत सफल हुई और आग को कुछ ही देर में बुझा लिया गया। बताया गया कि आग लगने के बाद ड्राइवर ने भी किसी तरह कार से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित किया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड उत्तर भारत के लोगों के हार्ट कमा सकती है। इस सीजन में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ठंड सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। मतलब इस बार सर्दी में कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इस तैयारी के लिए वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। खबर है कि अगले कुछ ही दिनों में तापमान बेहद तेजी से गिरने वाला है। मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का दावा है कि प्रशांत महासागर में बनने वाला ला नीना इफेक्ट, उसकी वजह से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर आ सकती है। यानी यह हफ्ता खत्म होते होते दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि सुबह और शाम को ठंड काफी बढ़ जाएगी, हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी। संदीप बोल इस पर और बता रहे हैं। संदीप, और क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल किशोर, इस बार ठंड में लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जिस तरीके का पूर्वानुमान लगाया है उसमें ये साफ हो रहा है कि ला नीना इफेक्ट के चलते जो है इस बार ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली है। खास तौर पे कि नवंबर के तीसरे हफ्ते से इस ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि प्रशांत महासागर के ऊपर के जो तापमान पर निर्भर करता है और ये लगातार कम हो रहा है, और जिसकी वजह से इसका असर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे सकता है। और शीतलहर इस बार इस कदर पड़ सकती है जिस तरीके से पहले के कुछ सालों में नहीं देखा गया होगा। यानी इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड उत्तर भारत के लोगों की हार्ट कंपा सकती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, क्योंकि इस सीजन में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ठंड सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। मतलब इस बार सर्दी में कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार रहना होगा और इस तैयारी के लिए वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अगले कुछ ही दिनों में तापमान बेहद तेजी से गिरने वाला है, ऐसी खबरें हैं। मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का दावा है कि प्रशांत महासागर में बनने वाले ला नीना इफेक्ट की वजह से ऐसा होने वाला है, जिससे नवंबर के तीसरे हफ्ते तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर आ जाएगी। यानी यह हफ्ता खत्म होते होते दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे सुबह और शाम को ठंड काफी बढ़ जाएगी। हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी। सौ बात की एक बात यह कि ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि छोटी लड़की। लेकिन मौसम के लिहाज से ला नीना का मतलब बड़ी मुसीबत ही है, क्योंकि ला नीना तब सक्रिय होता है जब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान कम हो जाए, और जब भी ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में कड़ाके की सर्दी, भयानक बर्फबारी, बर्फीले तूफान ही आते हैं। और इस बार भी ला नीना का अलर्ट जारी हो चुका है, जिसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि चीन में वक्त से पहले जो भीषण बर्फबारी हो रही है उसे ला नीना का ही ट्रेलर बताया गया है। उपहार सिनेमाघर केस में अंसल बंधुओं को सजा सुनाई गई।
दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में हुए अग्निकांड पर सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस सिनेमा घर के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों भाइयों पर 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया। 2 दिन पहले गुजरात के पोरबंदर के तटीय इलाके में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को बुलावा भेजा। इस मामले में 10 पाकिस्तानी नौसैनिकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया। भाईबंदर पुलिस स्टेशन में ये फायर लॉन्च हुई है। बेवजह की गई फायरिंग में एक मछुआरा घायल भी हो गया था, जिसकी हालत गंभीर बताई गई। 2 लोगों की गोली लगी, एक तो मर गया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस कार में बैठा आदमी तुरंत कार से उतर गया। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को 4-6, 6-3 और 6-3 से हराया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी की ओर से जारी छठ पूजा के दिशा निर्देशों पर श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई, क्योंकि बीएमसी ने समुद्र किनारे छठ पूजा की इजाजत नहीं दी और लोगों से अपने बनाए आर्टिफिशियल तालाबों में ही पूजा करने के लिए कहा। बीच पे पूजा करने की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते जितनी भी सारी महिलाएं हैं वो सरकार के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज है। लेकिन लोगों को बीएमसी के ये निर्देश रास नहीं आए और उन्होंने छोटे मकानों का हवाला देकर समुद्र किनारे छठ पूजा की इजाजत सरकार से मांगी। हम पूजा कैसे करेंगे ये छोटे से घर में? हर चीज के लिए तो मना ही नहीं होती है। ब्रिज पे दीजिए, हम लोग को तालाब के किनारे दीजिए, तालाब में हम लोग पूजा करते हैं। ये पूजा घर में नहीं होती है। कर्नाटक के चामराजनगर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना नियम को ताक पर रखकर लोगों ने गोबर फेंक उत्सव मनाया। दीपावली के अगले दिन एक दूसरे पर गाय का गोबर फेंकने वाले इस उत्सव को हर साल वहां मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हर बार हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस साल भी हुआ। एक मंदिर के बाहर पूजा के बाद अनगिनत संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जो ये भूल गए कि कोरोना कहीं गया नहीं है, यही है हम सबके बीच। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर तो ऐसा लगा मानो महामारी कभी हमारे बीच थी ही नहीं। वो लोग कुछ इस तरह इस उत्सव को मनाते दिखे। न दूरी बनाए रखने का ख्याल और न ही मास्क पहनने की चिंता। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बस एक दूसरे पर गोबर फेंकने में मशगूल नजर आए और महिलाएं भी वहीं पास में खड़े रहकर इस उत्सव का हिस्सा बनी, लेकिन उन्होंने भी मास्क लगाने का नहीं सोचा। सौभाग्य की एक बात यह कि पूरी दुनिया में अपनी तरह का यह इकलौता त्योहार है जो बेंगलुरु से लगभग 200 किलोमीटर दूर तमिलनाडु और केरल की सीमा के पास कर्नाटक के गांव में दिवाली के चौथे दिन मनाया जाता है, जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि गाय के गोबर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इसी मान्यता के चक्कर में लोगों ने इस बार महामारी की भी परवाह नहीं की, जिसकी मार से पिछले साल गोरे हब्बा नाम का गोबर फेंक उत्सव भी नहीं बच पाया था। कानपुर में जीका वायरस के लगातार बढ़ते कहर के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई, क्योंकि कुछ ही दिनों में जीका मरीजों की संख्या 91 हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटों में जीका का कोई नया मरीज नहीं मिला। इसकी वजह प्रशासन की मुस्तैदी माना गया, जिसने मच्छरों की रोकथाम और मरीजों की पहचान के लिए अभियान चलाए। बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में एक नागरिक की हत्या की बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की, बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। श्रीनगर में एक नागरिक की हत्या की बड़ी खबर आ रही है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। ये रिफत क्या खबर है? जी किशोर, जिस तरीके से आपको मालूम है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में लगातार सिविलियन किलिंग्स हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा देर तक सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला रुक गया था। लेकिन कल से हमने देखा कि फिर से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। कल एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई और आज अभी शाम को जो है एक सिविलियन की हत्या कर दी गई। श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में 45 साल शख्स था, मोहम्मद इब्राहिम उसका नाम है, और वहां पे जो है बोहरी कदल एरिया में उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि उस एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन जब इसकी हत्या कर दी गई उसके फौरन, हालांकि जब इस पे अटैक हो गया उसके फौरन बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां जख्मों की ताब न लगाकर ये दम तोड़ बैठा। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार अब फिर से शायद सिविलियन किलिंग्स या ये कहें कि टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे, जगह जगह पे बंकर लगाए गए थे और जगह जगह पे नाके लगाए गए थे। उससे सिलसिला रुक गया था, लेकिन कल से फिर से ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। फिलहाल 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है श्रीनगर में। शुक्रिया रिफत आपका।
उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में कोविड-19 हेल्थ पास जरूरी करने पर बवाल मच गया। पिछले महीने वहां की सरकार ने यह नियम लागू किया था कि सरकारी दफ्तरों, रेस्टोरेंट, दुकान, जिम और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर लोगों को एंट्री तभी मिलेगी जब वो अपना कोविड-19 हेल्थ पास दिखाएंगे, मतलब कि इस बात का सबूत देंगे कि वो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन सरकार का यह फरमान लोगों को कतई रास नहीं आया और राजधानी रबात में वो सड़कों पर उतर आए। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में भी पोस्टर पकड़ाकर उन्हें भी प्रदर्शन का हिस्सा बना दिया। लेकिन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस की फौज भी पूरी तैयारी के साथ सड़क पर जम गई। एक तस्वीर में अधिकारी महिला प्रदर्शनकारियों को आराम से समझाते दिखे, लेकिन कुछ पुलिस वालों का दिमाग तो इतना गर्म था कि उन्होंने अपनी ढाल के सहारे उन्हें खदेड़ ही दिया। प्रदर्शनकारियों के हाथ से प्लेकार्ड तक छीन लिए गए। असल में मोरक्को के लोगों के जहन से अब तक कोरोना के टीके का डर निकला नहीं है। उनका कहना है कि जब कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं, तो सरकार कैसे हर किसी को टीका लगवाने के लिए मजबूर कर सकती है। सौभाग्य की बात है कि मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तरी छोर पर है, जो पर्यटकों को बड़ा पसंद आता है, और वहां विदेशी मुद्रा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन ही है, जो तभी फलेगा फूलेगा जब होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर कोरोना का खतरा कम हो। लेकिन मोरक्को में हर 100 में 20 आदमियों को वैक्सीन लगवाने से चिढ़ है, क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीन बेकार की चीज महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीन पर भरोसा नहीं। ऐसे ही लोगों को वैक्सीन की अहमियत समझाने के लिए मोरक्को की सरकार ने कोविड हेल्थ पास का नियम लागू कर दिया, जिस पर वहां एक हफ्ते से वैक्सीन का विरोध करने वाले बवाल मचाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलायन करने वाले उन पीड़ितों से मिलने कैराना पहुंचे जो लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अपने घर लौटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ इलाके के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आए और सभी नेता उन परिवारों से बातचीत करने उनके घर गए जो कुछ साल पहले डर की वजह से अपना कारोबार बंद कर सूरत या दूसरी जगह चले गए थे। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के अनुभव सुने और उन्हें हर तरह की सुरक्षा का भरोसा दिया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा यूपी पुलिस की पीएसी बिल्डिंग की नींव रखी और कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले घरों की चाबियां सौंपी। चूंकि यूपी में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के कैराना दौरे को विपक्ष ने सियासी स्टंट करार दिया। एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया। जाहिर है मुख्यमंत्री के कैराना दौरे पर सियासत शुरू हो गई, लेकिन सियासी बयानबाजी से बेफिक्र कैराना के लोग मौजूदा कानून व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। जिस इलाके में कुछ साल पहले तनाव की वजह से पलायन की नौबत आई थी, वहां के लोग बदले हालात में खुद को सुरक्षित होने का दावा करते दिखे, जिसकी झलक योगी के दौरे के वक्त भी मिली। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, लेकिन सभी समुदाय के लोगों ने सुरक्षित माहौल होने का दावा किया और बताया कि अब पहले वाली बात नहीं रही। अब काफी आराम है, सब लोग सहयोग से रहते हैं, आपस में भाईचारा भी कायम है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि पिछले चुनाव में कैराना का पलायन बड़ा मुद्दा था, इसलिए योगी के इस दौरे को चुनावी राजनीति से जोड़ा जाने लगा। पलायन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इसी को एजेंडा बनाकर बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा चुनाव लड़ा था। अब यूपी चुनाव की तेज होती आहट के बीच कैराना का मुद्दा फिर से गर्माता दिखा और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने कई पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलने का दावा किया। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। कैराना में योगी के दौरे के साथ ही कई दल पलायन और मुजफ्फरनगर दंगों को मुद्दा बनाते दिखे। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर शामली जिले का कैराना कस्बा है, जो जहां मुकीम काला नाम के बदमाश और उसके गुर्गों के डर से लोगों के पलायन 2017 के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और तब के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने करीब 350 परिवारों की लिस्ट भी जारी कर दी थी, जो डर के मारे कैराना से पलायन कर गए थे। लेकिन वहां डर पैदा करने वाला मुकीम काला भी इस साल चित्रकूट जिले में हुई गैंग वॉर में मारा जा चुका है, और पलायन करने वाले बहुत से परिवार भी कैराना लौट चुके हैं, जिनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उन्हें बेखौफ होकर रहने का भरोसा दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका में शेल गैस के कारोबार से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने शेल गैस के कारोबार की अपनी संपत्तियों को बेचने का ऐलान किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि ईगल फोर्ड की शेल गैस संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर सहमति दे दी गई है। इस फैसले के साथ ही रिलायंस ने उत्तरी अमेरिका में शेल गैस के कारोबार से पूरी तरह निकलने का ऐलान किया। इसके लिए कंपनी ने हिस्सेदारी बेचने से जुड़े समझौते पर 5 नवंबर को मोहर लगाई।
यह भी बताया गया कि सौदा कंपनी की संपत्तियों की मौजूदा कीमत से ऊंचे मूल्य पर किया गया। कंगना रनौत और अदनान सामी समेत कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति भवन में साल 2020 के लिए पद्म सम्मान दिए गए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनके परिवार ने हासिल किया। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रपति ने पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्म भूषण पुरस्कार दिया, जबकि कंगना रनौत और अदनान सामी समेत कई हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। क्रूज ड्रग्स पार्टी के केस की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम ने शुरू कर दी। जांच टीम की अगुवाई डीडीजी विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ ज्ञानेश्वर सिंह क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी कई जगहों पर पहुंचे। क्रूज टर्मिनल पर विजिट करने के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम इस वक्त जो है बाहर निकल रही है। आप देखिए कि ये सामने गाड़ी जो आपको दिख रही है, इसमें डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो विजिलेंस टीम के हेड हैं, वो इस वक्त जो है यहाँ से निकले हैं। पहले ही दिन एसआईटी ने गवाह प्रभाकर साहिल को पूछताछ के लिए बुला लिया। इसके अलावा केस से जुड़े तमाम लोगों से दोबारा पूछताछ किए जाने का अनुमान है। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार जांच के सिलसिले में आई है। हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से एक दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर 32 जत्थों ने मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि आरोपी उमर गौतम और मौलाना कलीम के ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए की रकम मिली, लेकिन वो इसके पूरे दस्तावेज नहीं दे पाए। उमर गौतम की संस्था तथा कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए आना ज्ञात हुआ है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर हुआ और पिछली चैंपियन तमिलनाडु की टीम को गोवा ने 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काबू में आता नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के पीछे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को वजह बताया। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के खेतों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आना भी बंद नहीं हुआ और पंजाब के खेतों में किसान बेरोक-टोक पराली जलाते हुए दिखे। अमृतसर में किसान चेहरे ढककर खेत में आग लगाते देखे गए। कुछ ही देर में आग की लपटों के साथ धुआं भी ऊपर उठता हुआ दिखने लगा। धुआं भी ऐसा कि नीचे लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दे और ऊपर सूरज तक को ढक दे। थोड़ी ही देर में पूरा खेत काला दिखने लगा। छोटा जिमीदार 2-2.5 एकड़ वाला जिमीदार आ, वो कितों 10 लाख 15 लाख का संद लिया नहीं सकता, क्यों पहलों ही वो कर्जे के हेठ कर्जे से दबया पिया वा। लेकिन पंजाब सरकार दावा करती है कि पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसीलिए राजधानी की हवा से प्रदूषण को कम करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार स्मोक टावर काम पर लगाए जा रहे हैं ताकि हवा से प्रदूषण के कण हटाए जा सकें। इसके अलावा दिल्ली में सरकारी एजेंसियां टैंकर लगाकर भी पानी का छिड़काव कर रही हैं। स्मोक टावर और टैंकरों से पानी के छिड़काव के जरिए कोशिश की जा रही है कि हवा में मौजूद धूल के कण जमीन पर आ जाएं। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि पराली जलना बंद नहीं हो रहा, इसीलिए दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगा दिया। शीला दीक्षित जी ने भी देखा था पोल्यूशन, उन्होंने निदान निकाला था, समाधान निकाला था। ये नहीं कहा था कि इसकी वजह से, फलाने की वजह से, ढिकने की वजह से। ये तरीका सरकार चलाने वालों का नहीं है, ये बहानेबाज लोगों की सरकार है। दूसरी तरफ हरियाणा में भी दावा तो यही किया जा रहा है कि पराली जलना कम हुआ है, लेकिन बंद होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज 18 की टीम जब हरियाणा के पानीपत में पहुंची तो खेतों में जली हुई पराली साफ दिखी। दूर दूर तक खेतों में राख हो चुकी काली पराली साफ दिखाई दी। ये हाल तब है जब किसानों ने दावा किया कि वो पराली का बड़ा हिस्सा गौशालाओं को बेच देते हैं। किसान का कहना है, जो इसके मालिक हैं, कि कुछ पराली को बेचा गया है गौशाला में, लेकिन उसके बाद आग लगाई गई है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा बचता है उसके लिए आग लगाना पराली में जरूरी है। दिल्ली के लोगों से जरूरी होने पर ही खुले में निकलने की अपील की गई है। लेकिन दिल्ली के संकट का असर पड़ोसी राज्यों में नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा और यूपी में सख्ती के बावजूद किसानों ने पराली जलाई, जिससे राजधानी की परेशानी और बढ़ गई। लेकिन हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में किसानों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यूपी का मुजफ्फरनगर भी उनमें एक है, जहां कुछ किसान खेतों में पराली जलाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उससे इतना काला धुआं उठा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। खेतों के अलग अलग हिस्सों में किसान पराली जलाते रहे और हवा को जहरीला बनाने वाला धुआं आसमान में उड़ता रहा।
इस बारे में किसानों से वजह पूछी गई तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवा दी। कैसा ट्रैक्टर चलेगा इस पर, इतनी पुराल पर? इसे ले जाकर कहाँ गिरेगा? सड़कों पर गिरेगा। ऐसा ही हाल हरियाणा में दिखा। हरियाणा के कैथल में भी खेतों से लपटें उठती हुई दिखी। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने में किसानों को जरा भी डर नहीं लगा। बताया गया कि ये धुआं हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। सौभाग्य की एक बात है कि आसमान में जो धुंध छाई हुई है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर का दम नहीं घोट रही, बल्कि पंचकुला के अलावा पूरे हरियाणा की हवा में धूल और राख के इतने बारीक कणों का गुबार भरा हुआ है जिसे छान पाने का दम हम लोगों के फेफड़ों में नहीं है। और ये कण जहरीली गैसों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फेफड़ों के रास्ते वो हमारे खून में पहुंच सकते हैं, जिससे पैदा होने वाली बीमारियों को हमारी ये दलील समझ में नहीं आने वाली कि पराली जलाना मजबूरी है, क्योंकि उसे ठिकाने लगाने में समय और पैसा बहुत खर्च होता है। 20 महीने बाद विदेश से लोग फिर अमेरिका जा सकेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कोरोना संकट की वजह से दूसरे देशों के वहां पहुंचने पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिनमें एक शर्त यह भी है कि अमेरिका जाने के लिए कोरोना के टीके की दोनों डोज लगी होना जरूरी है। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के भी एंट्री मिल जाएगी। यात्रा पर बैन हटने से अब 30 से ज्यादा देशों के लोग अमेरिका जा सकेंगे, लेकिन हाँ, उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की मौजूदगी जरूरी होगी, वो भी 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर की। कोरोना की ये नेगेटिव रिपोर्ट 2 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को दिखानी होगी। कोरोना की मार झेल रहे चीन पर अब मौसम ने धावा बोल दिया। बीते 2 दिन से चीन ठंड में बुरी तरह ठिठुर रहा है। उत्तरी और पूर्वी चीन को तो बर्फीले तूफानों ने झकझोर कर रख दिया है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग समेत कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी वक्त से पहले ही हो गई, और वो भी ऐसी कि आसमान से दिख जाने वाली चीन की विशाल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तक बर्फ में गायब दिखा। पूरा बीजिंग बर्फ में जकड़ा नजर आया। तापमान इतना ज्यादा गिर गया कि छत से नीचे गिरती पानी की बूंदें जमीन छूने से पहले ही बर्फ बन गई, और आसमान से गिरी बर्फ सड़क पर जमकर ऐसी पत्थर बनी कि उसे निकालने में लोगों की कमर ही टूट गई। हालांकि मौसम की पहली बर्फबारी ने लोगों को मस्ती करने का मौका भी खूब दिया और वो घरों से निकलकर बर्फ में खेलने पहुंच गए। वहीं उत्तर में चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया इलाके में आए बर्फीले तूफान ने तो रोंगटे ही खड़े कर दिए। वहां तेज हवा में बर्फ ऐसे उड़ती दिखी मानो धूल। चीन के सांशी प्रांत से सामने आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे आइस एज का युग लौट आया हो। सौभाग्य की एक बात है कि चीन में आमतौर पर नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन उत्तर पूर्व चीन से लेकर बीजिंग तक इस बार ठंड की मार 3 हफ्ते पहले ही पड़ने लगी, और वहां के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पूरे चीन में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया, जिससे वहां बिजली संकट और गहराने की आशंका है, क्योंकि उत्तर पूर्वी चीन के ज्यादातर शहर बर्फ की मोटी परत में दबे हैं, और वहां कोयले की खदानें भी उन्हीं इलाकों में ज्यादा हैं जो पहले बाढ़ की वजह से बंद थी, और बर्फ ने कोयला खनन पर ब्रेक लगा दी। राजस्थान में वैट नहीं घटाए जाने से पेट्रोल पंप वालों को नुकसान हो गया। हरियाणा में सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलने की वजह से राजस्थान के लोग भी तेल भरवाने के लिए हरियाणा पहुंचने लगे, जिससे राजस्थान के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसर गया और वो ग्राहकों के लिए भी तरस गए। राजस्थान के पेट्रोल पंप पर सन्नाटा बॉर्डर पे और हरियाणा के पेट्रोल पंप पर बाहर। वैट कम होने के बाद हरियाणा में राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल करीब 17 रुपए जबकि डीजल करीब 10 रुपए सस्ता मिल रहा है। इतना अंतर होने की वजह से बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों ने राजस्थान में पेट्रोल भरवाना ही बंद कर दिया। 70 रुपए का सीधा 1 लीटर पे, और मेरी टंकी अभी रिजर्व में फुल करवा के ले जाऊंगा, 8 लीटर कम से कम आएगा। लेकिन कीमतों में अंतर का खमियाजा राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों को भुगतना पड़ा है, और वो सरकार से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए। 1200 पेट्रोल पंप आज के दिन बॉर्डर के ये जो राजस्थान के बंद हो चुके हैं, बंद के यानी कगार पे, कभी भी बंद हो सकते। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेसन रॉय चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वहां के लिए 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने तीसरी से 7वीं क्लास के लिए स्कूल 10 नवंबर से खोलने का फैसला लिया। साथ ही पहली और दूसरी के लिए स्कूल 15 नवंबर से खुल जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अगले साल मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 24 साल में ये पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां सीरीज खेलने जाएगी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया वहां टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। ओडिशा के कालाहांडी जिले की स्कूल टीचर ममता मेहर की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी ने राजधानी भुवनेश्वर में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने टीचर की हत्या के आरोपी को बचाने का आरोप नवीन पटनायक सरकार में मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा पर लगाया।
और मुख्यमंत्री के कालाहांडी दौरे से ठीक पहले सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने निकल पड़ी। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और जब पुलिस ने दोबारा उन्हें रोका तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही बैठ गए। फिर तो न केवल नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, बल्कि मुख्यमंत्री के पुतले भी फूंके गए। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जबरन मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें सख्ती से रोकना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर थाने भेजा जाने लगा। बीजेपी ने गृह राज्य मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। जो ममिता हत्याकांड के पीछे है दिव्य शंकर मिश्रा जी, उनको जल्दी गिरफ्तार करा जाए। 19 अक्टूबर को इस हत्याकांड के सामने आने के बाद ही बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया था और अब पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने तक विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया। सौभाग्य की बात है कि ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक प्राइवेट स्कूल की 24 साल की टीचर ठीक 1 महीने पहले लापता हो गई थी, जिसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी स्कूल के मालिक को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस के सामने कबूल भी कर लिया कि हत्या उसी ने की और शव को जलाने के बाद स्कूल के ही निर्माणाधीन स्टेडियम में दफना दिया, जहां से पुलिस को महिला का कंकाल मिला। और स्कूल के संस्थापक की गिरफ्तारी के बाद से ही ओडिशा के गृह राज्य मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा विपक्षी दलों के निशाने पर, जिनको आरोपी का करीबी बताया जा रहा है। और आरोप है कि मंत्री ने अपने विधायक निधि से आरोपी के स्कूल को फंड भी दिया था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एजी और डीजीपी की नियुक्ति पर सीएम को घेरा। खबर है कि इस मामले में चन्नी और सिद्धू के बीच सुलह के लिए मीटिंग भी हुई। इससे पहले सिद्धू ने चन्नी पर जोरदार हमला किया। कोई समझौता नहीं सिद्धू का। I will defend my name fiercely like a lion. चुनो, तुसी चुनो ना, 2 कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिसर या पीपीसीसी चीफ चुनो। राफेल विमान सौदे से जुड़ी कुछ नई जानकारियां सामने आई, जिन पर नई सियासत शुरू हो गई। फ्रांस की एक मैगजीन मीडियापार्ट में छपी एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी ने एक बिचौलिए को 14.6 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 64 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि यह रिश्वत 2004 से 2013 के बीच दी गई, मतलब तब दी गई थी जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार। यह रिश्वत सुषेन गुप्ता के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी। सुषेन गुप्ता वही कारोबारी है जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। सुषेन गुप्ता की गिरफ्तारी पहले अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे की जांच के दौरान की गई। फ्रांस की मैगजीन मीडियापार्ट के जिस आर्टिकल का जिक्र अमित मालवीय ने किया, उसमें यह भी दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां महिला का बैग छीनकर भाग रहे एक आरोपी को एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने उसे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिस वाला उस आरोपी के सीने पर पैर रखे दिखाई दिया। सड़क पर गिरा आरोपी बार बार उठने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन वो पुलिस वाला था कि कभी उसे लात मारता दिखा तो कभी उसके सीने पर पैर रखकर उस आरोपी को कुचलता दिखाई दिया। बड़ी खबर आ रही है परमबीर सिंह मामले में। परमबीर वसूली मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। परमबीर वसूली मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, यह खबर आ रही है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या पता चल रहा है? जी देखिए सीआईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला एक्सटॉर्शन से लेकर जुड़ा हुआ है। आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई और थाने में तकरीबन 4 मामले दर्ज हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है वो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन का मामला था, जिसमें परमवीर सिंह, डीसीपी और 8 पुलिस समेत ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई थी। सीआईडी ने इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की है। परमवीर सिंह मामले में जो भी एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज हुए हैं उनमें ये पहली गिरफ्तारी है, जिनमें पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाले और महिला पुलिस इंस्पेक्टर आशा कोरी को गिरफ्तार किया गया है और कल उन्हें मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। किशोर, शुक्रिया विवेक आपका। शिल्पा शेट्टी ने ज्वाला देवी मंदिर में पूजा की। शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन किए। शिल्पा अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां बिताने पहुंची हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे से पहले वहां के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठाई गई। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने इस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की गुजारिश की। अगले हफ्ते पीएम की हरी झंडी के साथ ही इस स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। महापुरुष के नाम पर रखा जाना चाहिए, जो मध्य प्रदेश की माटी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी।
गुजरात के सूरत में गड़बड़ी के आरोपों पर एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। राज्य के ऊर्जा मंत्री मुकेश पटेल ने खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचकर शिकायत की जांच की और तेल कम मिलने के आरोपों को सही पाया। इसमें 6 नजल के अंदर 10 ml, 15 ml, 20 ml पेट्रोल और डीजल में कमी आई। दिल्ली में एक महिला पर तेजाब फेंकने के आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि शादी से इनकार करने पर इसने महिला पर तेजाब से यह हमला किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पहुंचने पर हवा जहरीली हो गई। ताजनगरी आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 हो गया है और जो कार्बन की मात्रा है वो सामान्य से 32 गुना अधिक हो गई है। हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ने से घर से बाहर निकले लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गईं। मास्क लगा के रखना चाहिए, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को प्रदूषण की वजह से। मशहूर कथक डांसर सितारा देवी का आज जन्मदिन, जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के साथ डांस को अहमियत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। आज से ठीक 101 साल पहले कोलकाता में जन्मी सितारा देवी का नाम